हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 5 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर जो है आप अगले 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये जो पांचों बिजनेसेस मैंने इस वीडियो के लिए ढूंढे और स्क्रीन किए, ये पांचों बिजनेसेस के अंदर एक ऐसा स्पेसिफिक मोट है कि इनके इंडस्ट्री के अंदर जो है दो प्लेयर्स के ऊपर जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और कोई भी इंडस्ट्री के अंदर या कोई भी स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर सिर्फ दो प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पे जो है डिओपोली हो जाती है। और डिओपोली के अंदर जो है आप ऑल टाइम जो है रिटर्न्स बना पाते हो, आप ऑल टाइम जो है प्रॉफिट्स बना पाते हो। तो डिओपोली वाला सिचुएशन जो है बहुत अच्छा होता है। अब एक स्टॉक इस केस के अंदर हम ऐसा भी डिस्कस करेंगे जहां एक्चुअली मोनोपोली चल रही है और आगे जाकर इनकी जो डिओपोली है वो हो सकती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से प्ले आउट होता है। तो ये सारी चीजें जो है रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब क्या कि कल को अगर गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन चेंज हो जाता है, जिसके चांसेस जो है इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा कम है, तो कल को जस्ट इन केस अगर रेगुलेशन चेंज हो जाता है तो इन कंपनीज पे जो है दिक्कत आ सकता है। नहीं तो ऐसे इन सारी कंपनीज के अंदर जो है ग्रोथ होगी। अगले अगर हम 30 ईयर्स के स्पैन के अंदर देखें तो बहुत ज्यादा सोच समझ के जो है मैंने इन पांचों कंपनीज को चूज किया है। मुझे पता है कि हमें जो है बिजनेसेस को ट्रैक करना चाहिए, एग्जीक्यूशन देखना चाहिए और फिर उस हिसाब से जो है कैपिटल एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर हम इन्वेस्टर्स का कोई ऐसा भी पोर्टफोलियो होता है जिसे हम बोलते हैं 20 ईयर पोर्टफोलियो या 30 ईयर पोर्टफोलियो, जहां पे जो है हम एकदम फ्यूचर प्रूफ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं। और हम नहीं चाहते कि यार इस पोर्टफोलियो को जो है हम बार बार रीबैलेंस करें, राइट। तो इस पोर्टफोलियो के लिए जो है जो हमारा इन्वेस्टर पोर्टफोलियो होता है 20 ईयर वाला पोर्टफोलियो, उसके लिए ये 5 स्टॉक्स बनकर आते हैं। अब एक रिस्क जो कि मुझे आप लोगों को हाईलाइट करना है कि इन पांचों स्टॉक्स के अंदर जो है साइक्लिकलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। जब आपके कैपिटल मार्केट जो है साइक्लिकल हो गए या फिर जब आपके कमोडिटी मार्केट साइक्लिकल हो गए, जब वहां पे वॉल्यूम्स रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगे, तो टेम्पररी ब्लॉक स्वॉन इवेंट जो है कंपनीज के साथ हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म पेन जो है कंपनी को देखने मिल सकता है। 1 से 2 साइकिल, 1 से 2 साल की बुरी साइकिल जो है कंपनी को फेस करने देखने मिल सकती है। बट उसके बाद मोर और लेस अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस जो है अच्छा ही एक्सपेक्टेड है इन सारी कंपनी से इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि रीजन मैंने आपको बता दिया, सारी कंपनीज के पास जो है रेगुलेटरी मोड बनकर आता है। और जब बॉस आपके साथ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, तब आप क्या नहीं उखाड़ सकते हो हमारी कंट्री के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब बिना कोई देरी के वीडियो के जो 5 स्टॉक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। एक चीज है कि किसी भी स्टॉक को जो है आपको बाय सेल रिकमेंडेशन की तरीके से नहीं लेना है। अब केफिन टेक अगर आप देखोगे तो केफिन टेक जो है एक आरटीए कंपनी है। अब कंपनी है आरटीए तो ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट से जो है कंपनी लिंक्ड ही रहेगी। तो जब कैपिटल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे ना, तब केफिन जैसी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो दिसंबर तक कैपिटल मार्केट की साइकिल जो है अच्छी चल रही थी। तब तक केफिन को भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी वैल्यूएशन मिल रही थी। केफिन जो है पीक पे 90 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन वहां से जब आपकी कैपिटल मार्केट्स की साइकिल खराब होती है ना, तब केफिन को जो है पीई मल्टीपल दिया जा रहा था 42 का। बट एज ऑफ नाउ आपके सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर री रेटिंग देखने मिल रही है, क्योंकि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड सेंटीमेंट जो है ना वो पॉजिटिव भी होते जा रहे हैं। अगर हम केफिन टेक की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे पहले जो है केफिन टेक ओवर 30% ग्रो करता था। लेकिन जब कैपिटल मार्केट स्लो डाउन होते हैं ना, तो आप यूजुअली देखोगे तो केफिन जैसी कंपनी, स्कैम्स जैसी कंपनी, सीडीएसएल जैसी कंपनी जो कि कैपिटल मार्केट से लिंक्ड होती है, इन सारी कंपनीज के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिलता है। तो इसलिए आप केफिन के केस में देखोगे तो यार ग्रोथ रेट जो है स्लो डाउन हो चुकी है। जो 30% की पहले ग्रोथ रेट आ रही थी, वो अभी 23-25% के आसपास एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल पे ग्रोथ रेट्स आएगी। और इसके साथ साथ जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो आपके मार्जिन्स भी फॉल होते हैं, तो इसलिए जो है कंपनी के जो है मार्जिन्स भी गिर चुके हैं। लेकिन ये तो हम नियर टर्म साइकिल का देख रहे हैं। लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो केफिन जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि केफिन जो है एक आरटीए बिजनेस के अंदर है। अब आरटीए बिजनेस मतलब आप इन आरटीएस को ऐसा समझ सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड्स के जो है पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। मतलब क्या कि म्यूचुअल फंड को अकाउंटिंग सर्विसेज करवानी है या फिर म्यूचुअल फंड को कोई और सर्विस की जरूरत है, तो ये सारी सर्विसेज जो है ना इन कंपनीज को आरटीए से मिलेगी। तो आरटीए के अंदर जो है हर एक आरटीए, हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ 2 ही आरटीए है और आगे जाकर भी हमारी कंट्री के अंदर 2 ही आरटीए रहेंगे। अगर आप देखोगे तो जब पेंट इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ते जाती है, तब अगर आप देखोगे तो दूसरे पेंट इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर जो है एंटर हो सकते हैं। जैसे कि अभी जेएसडब्ल्यू पेंट्स भी पेंट इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो चुका है। फिर इसके साथ साथ आप दूसरी कंपनीज को देखोगे, ग्रासिम भी जो है पेंट इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो चुका है। लेकिन जब आप रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हो, जैसे कि आरटीएस हो गया या बाकी कंपनीज हो गई,
तो ये सारी कंपनी जो है रेगुलेटेड है। तो आज भी 2 आरटीएस रहेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी 2 ही आरटीएस रहेंगे हमारे कंट्री के अंदर। क्योंकि रेगुलेशन चेंज करना जो है इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि केफिन और कैम्स ये 2 ही आरटीए रहेंगे हमारे कंट्री के अंदर अगले 30 इयर्स बाद भी। कल को अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज कर देता है तो वो हमारे कंट्रोल के लिए नहीं है, वो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं बनता है। तो आपकी सारी सर्विसेज जो है ये सारी कंपनीज प्रोवाइड करती है। अब केफिन अगर आप देखोगे तो केफिन और कैम्स नंबर 2 पे मैंने इस लिस्ट में जो है कैम्स को रखा हुआ है। दोनों कंपनीज आरटीए कंपनीज है। बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड की पर्सनल असिस्टेंट। मतलब क्या कि म्यूचुअल फंड को अगर अकाउंटिंग करवानी है, फंड अकाउंटिंग करवानी है, आपके म्यूचुअल फंड का नैव वगैरह जो कैलकुलेट कर कर आता है, वो सारी सर्विसेज करवानी है, तो केफिन जैसी कंपनीज, कैम्प जैसी कंपनीज म्यूचुअल फंड की हेल्प करती है। अब इन कंपनीज के अंदर भी जो है आपका 2 स्प्लिट बनता है। एक आपका इक्विटी एयूएम म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस, और उसमें जो है आपका डेट एयूएम भी होता है, और दूसरा जो है आपका नॉन म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस। अब केफिन टेक और कैम्प्स दोनों कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कॉमन है, बिजनेस मॉडल सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो केफिन में जब म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस जो इंक्रीज होता है, उसमें भी इक्विटी वाला पोर्शन अगर इंक्रीज होता है ना, तो केफिन जैसी कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करती है। मतलब क्या कि जब मार्केट इंक्रीज हो रहा है ना, मार्केट अच्छा कर रहा है, तो आप देखोगे तो इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिलता है। जब आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम आपका मार्क टू मार्केट गेन्स, तो वहां पे अगेन अगेन ये सारी चीजें सीखनी है तो वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का। आप सारी चीजें जो है वहां से सीख सकते हो। वहां मैंने आपको सिंपली बताया कि आपको कौन से सेक्टर के अंदर कौन सी चीजें ट्रैक करनी है, कौन से सेक्टर के अंदर क्या देखना चाहिए, और किस तरीके से जो है हमें मार्केट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके साथ साथ स्टॉक्स कैसे पिक करनी चाहिए। तो सब चीज मैंने उसके अंदर बताई है। ध्यान रखना, नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हो सकता है या कमिंग मंथ के अंदर ही वर्कशॉप का प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना इस प्राइस पे। अब इसके बाद बात करें तो केफिन का अगर आप शेयर देखोगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो 31 टू 32% का बनकर आता है, और कैम्स का अगर आप देखोगे तो 68% का बनकर आता है। तो जब हमारे मार्केट के अंदर मार्क टू मार्केट गेन्स होते हैं ना, तब आपका इक्विटी का शेयर है ना एयूएम का, वो इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे आपकी केफिन और कैम्स दोनों के जो नंबर्स है ना वो बेटर होते जाते हैं, और दोनों का मार्जिन जो है वो बेटर होते जाता है। और यहाँ पे कंपनीज जो है आपके म्यूचुअल फंड को छोड़कर कंपनी धीरे धीरे आपके नॉन म्यूचुअल फंड साइड ऑफ बिजनेस के अंदर भी जो है ये कंपनीज एंटर कर रही है। रीजन बीइंग कि अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर होते हो, जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है, तो आपकी एसआईपी जो है एसआईपी इनफ्लो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो इन कंपनीज के अंदर साइक्लिकलिटी बहुत देखने मिलती है। तो इसलिए ये लोग नॉन म्यूचुअल फंड साइड भी एक्सपांड कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें जो है इन दोनों कंपनीज का नॉन म्यूचुअल फंड साइड जो है एक्सपांड होते हुए दिखेगा, जहां इन दोनों कंपनीज की जो है साइक्लिकलिटी रिड्यूस होते जाएगी। तो आगे 30 इयर्स के स्पैन पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली कंपनी आज जिस लेवल पे है वहां से तो बहुत ज्यादा 10 टाइम्स बेटर लेवल पे रहेगी, और इसके साथ साथ पूरा सिनेरियो भी जो है इन कंपनीज का चेंज हो जाएगा, साइक्लिकलिटी भी जो है रिड्यूस होते जाएगी, जो कि इन कंपनीज के लिए, केफिन और कैम्स के लिए जो है एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी बनकर आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केफिन का जो मार्केट शेयर है इक्विटी एयूएम के अंदर कुछ 33% के आसपास का है। अब केफिन के अंदर, कैम्स के अंदर अगर आप दोनों कंपनीज को कंपेयर करोगे तो कैम्स का जो है केफिन से कंपैरेटिवली थोड़ा हाईयर मार्केट शेयर है, लेकिन हमारी केफिन के अंदर जो है ग्रोथ है। अगर आप कैम्स को जाकर स्टडी करोगे ना, तो वहाँ ग्रोथ रेट्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी हमें केफिन के अंदर देखने मिल रही है। अब ये कंपनी जो है, कैम्स का एक और बिजनेस है आपका केवाईसी वाला बिजनेस, जो कि कैम्स जो है एक्सपांड कर रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह देखते हो तो आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए केवाईसी वगैरह करवानी पड़ती है। तो कैम्स करा करके इनका एक बिजनेस है जो कि एक्चुअली अच्छा कर रहा है, वो केवाईसी वाला बिजनेस। तो जैसे जैसे केवाईसी बेटर होती जाएगी, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये वाले बिजनेस के अंदर भी जो है ग्रोथ आती जाएगी। तो ये एक सीन है। इसके साथ साथ ये लोग इंश्योरेंस वाले बिजनेस के अंदर भी है, और आपका एआईएफ और पीएमएस के साथ भी जो है ये लोग टाई अप कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो है चल रही है इन बिजनेसेस के अंदर। अब कैम्स के अंदर जब हम ग्रोथ रेट देखें, तो ग्रोथ रेट में अगर आप देखोगे तो कैम्स की जो ग्रोथ रेट है वो केफिन से कंपैरेटिवली कम है, और मार्जिन वाइज और ओवरऑल ग्रोथ रेट वाइज जो है मुझे केफिन बेटर लगता है कैम्प से, क्योंकि यहाँ ग्रोथ कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैम्प्स। और इसलिए कैम्प्स को जो है मार्केट इतना ज्यादा मल्टीपल भी नहीं देता है जितना केफिन को मल्टीपल देता है। मार्केट ग्रोथ वाली कंपनीज को जो है ऑल टाइम प्रीमियम देता है। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो केफिन जो है कंपैरेटिवली कैम्प से जो है थोड़ा हाईयर मल्टीपल पे ट्रेड करता है। तो ये सीन है कैम्स और केफिन्स का, दोनों कंपनी अच्छी है। लेकिन कैम्स के केस में एक सीन हुआ है जो कि केफिन के केस में मुझे देखने मिल सकता है, कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने जो है ना री यील्ड जो होती है ना आपकी, वो रीनेगोशिएट की है आपके कैम्स के साथ। तो चांसेस है कि ये चांस जो है केफिन के अंदर भी हो सकता है, जहां आपके म्यूचुअल फंड क्लाइंट जो है बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड होते हैं, तो उनके पास जो है एक पावर होता है। तो अगर उनको लग रहा है कि उन्हें फीस कम करवानी है केफिन और कैम्प से, तो वो थोड़ा कम भी करवा सकते हैं, यील्ड जो है वो रीनेगोशिएट कर सकते हैं। तो केफिन और कैम्प्स में ये भी चल रहा है, ये एक रिस्क बनकर आता है दोनों कंपनीज के अंदर।
अब इसके साथ-साथ केफिन का मुझे एक चीज़ पसंद है, जिसकी वजह से केफिन के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है, वो है इनका इंटरनेशनल वाला बिज़नेस। अभी इन्होंने एसेट नाम की कंपनी को जो है एक्वायर किया हुआ है सिंगापुर के अंदर और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो केफिन का जो इंटरनेशनल वाला बिज़नेस है, वो अभी कंपनी के बिज़नेस को इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन आगे जाकर मैनेजमेंट ये बता रहा है, अभी सिर्फ 15% है। आगे जाकर मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगले 5 सालों में इंटरनेशनल बिज़नेस जो है कंपनी का, वो 40 टू 50% करेगा। इसका मतलब क्या है, आप सोच सकते हो? आप देख सकते हो कि केफिन जो है बेटर होगा आपके कैम से। रीज़न बीइंग कि हमारे इंडिया के कैपिटल मार्केट साइक्लिकलिटी के ऊपर आपका केफिन डिपेंड नहीं करेगा। केफिन मतलब डाइवर्सिफ़ाई करते जाएगा तो ऑब्वियसली इनके रेवेन्यूज़ के अंदर जो साइक्लिकलिटी है ना, वो भी रिड्यूस होते जाएगी। तो कैपिटल मार्केट कंपनीज़ के अंदर यही होता है, जितना ज़्यादा आपका साइक्लिकलिटी रिड्यूस होता है, उतना ज़्यादा आपको री-रेटिंग होता है कंपनी के अंदर। तो जो थर्ड कंपनी है, जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है ऑब्वियसली आपकी सीडीएसएल। सीडीएसएल जो है हमारी डिपॉजिटरी है इंडिया की, सबको ही पता होगा। अभी रिसेंटली जो है मैंने सीडीएसएल पे एक वीडियो कवर किया था। तो सीडीएसएल के अंदर ऑब्वियसली मार्केट के अंदर सीखना है कि मार्केट बॉस प्रैक्टिकली जो है किस तरीके से चलता है। मार्केट के अंदर हमें कैसे डिसीजन बनाना चाहिए कि हमें कौन-सी कंपनी को जो है बाय करना चाहिए, कौन-सी कंपनी को जो है सेल करना चाहिए और किस बेसिस पे जो है हम ये सारे डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हूँ। अब इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ये मास्टर क्लास जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जहाँ आपको 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो है हमारे कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस भी मिलता है, जहाँ पे जो है आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहते हैं और ये कम्युनिटी ग्रुप का जो एक्सेस है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो इस मास्टर क्लास के अंदर एज़ ऑफ नाउ जो है 400 प्लस पीपल जो है एनरोल कर चुके हैं और जितने भी रिव्यूज़ आए मास्टर क्लास के लिए मुझे सारे जो है पॉजिटिव रिव्यूज़ आए। इनफैक्ट एक भी नेगेटिव रिव्यू जो है मुझे मास्टर क्लास के लिए नहीं मिला है और मुझे डेली लोगों से मेल्स आ रहे हैं यार कि भई हम आपके मास्टर क्लास से जो है हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ है। हमने जो है कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम किसी-किसी को जो है इंटर्नशिप भी मिल गई है, किसी ने जो है अपना पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया। मतलब मास्टर क्लास के पहले का उनका पोर्टफोलियो अलग और मास्टर क्लास के बाद का जो उनका पोर्टफोलियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो मास्टर क्लास का प्राइस जो है एज़ ऑफ नाउ 2999 है और मैं जल्दी जो है मास्टर क्लास का प्राइस 20% से इंक्रीज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसका प्राइस जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मास्टर क्लास के लिए, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर देना क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो है 100x वैल्यू मिलती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2999 वाला प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, जो लेवल का नॉलेज जो है आपको मास्टर क्लास के अंदर मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो है डिफरेंट सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि हर एक सेक्टर को ट्रैक करने का जो है डिफरेंट मेंटल मॉडल होता है। कैपिटल गुड सेक्टर के लिए अलग चीज़ें हमें ट्रैक करनी पड़ती है, ज्वेलरी रिटेल के लिए अलग ट्रैक करना पड़ता है। तो ऐसे हमने मास्टर क्लास के अंदर जो है ओवर 30 प्लस सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। अब इस मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोई भी बैकग्राउंड ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से रहो या ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो है ये 20 आवर्स का कंटेंट देखो, इसके बाद जो है आप कंपनीज़ ट्रैक करो और आपको इन प्रोसेस कोई भी डाउट आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे रीच आउट कर सकते हो। आप मुझे एक्स पे डीएम कर सकते हो आपके सारे डाउट्स के लिए और मैं सारे डाउट्स जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो की कंपनी से भी आपको बताया कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने कौन-सी कंपनी जो है पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करी है और कहाँ पे जो है मैंने पोज़ीशन कट करा है ताकि आप जो है प्रैक्टिकली सीख सको कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हो और किसी भी कंपनी के अंदर हमें कम फंड्स ऐड करने या कट करने हैं। इसके साथ-साथ आपको वैल्यूएशंस भी सीखने मिलेगी कि आप किसी भी स्टॉक को जो है 10 मिनट के अंदर किस तरीके से वैल्यूएशन कर सकते हो। क्योंकि लोग जो है बेवकूफ़ों जैसे दिन भर बैठकर वैल्यूएशन मॉडल्स बना रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ़ के अंदर देखा जाए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलेगी। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि आप किस तरीके से जो है मेगा ट्रेंड्स को अर्ली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द जो है एनरोल कैपिटल मार्केट लिंक्ड है, मार्केट अच्छा करेगा तो सीडीएसएल अच्छा करेगा। तो इसलिए कुछ टाइम से अगर आप देख रहे हो तो सीडीएसएल की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, उसके अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा है, नंबर्स खराब आ रहे हैं, मार्जिन्स भी जो है फॉल हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री के अंदर जो है सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी रहने वाली है। आगे जाकर 30 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री के अंदर जो है सीडीएसएल और कैम्स ये 2 ही सीडीएसएल और एनएसडीएल ये 2 ही डिपॉजिटरी जो है बनकर आएगी। अब एनएचडीएल से अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल के अंदर जो ग्रोथ रेट है ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब इसके साथ-साथ सीडीएसएल जो है अपना केवाईसी वाला भी बिज़नेस स्केल कर रहा है। इसके साथ-साथ ये लोग इंश्योरेंस पॉलिसी को भी डीमैटेरियलाइज़ कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो वो अगर गवर्नमेंट ने कंपल्शन कर दिया, उस पे अगर रेगुलेशंस आ गए, तो वहाँ से सीडीएसएल के पास अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और इसके साथ-साथ ये लोग आपकी कमोडिटीज़ को भी जो है डीमैटेरियलाइज़ कर रहे हैं। एज़ ऑफ नाउ सीडीएसएल के Q4 FY 25 के नंबर्स की बात करूँ, तो आईपीओ एक्टिविटी के अंदर स्लो डाउन हो चुका है। मार्केट एक्टिविटी के अंदर स्लो डाउन हो चुका है। इसलिए सीडीएसएल के ट्रांजैक्शन चार्जेस जो कि इतने टाइम से हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर देखने मिल रहे थे, उसके अंदर जो है हमें थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने मिल रहा है।
लेकिन स्टिल सीडीएसएल जो है अभी करंटली हमें करंट साइक्लिकलिटी देखने मिल रही है कंपनी के अंदर, लेकिन आगे जाकर जो है आपकी साइक्लिकलिटी जो है मुझे ऐसा लगता है कि रिड्यूस होते जाएगी जैसे-जैसे इनका इंश्योरेंस वाला बिज़नेस स्केल होगा, कमोडिटी वाला बिज़नेस जो है स्केल होगा। और नहीं भी होता है जस्ट इन केस इंश्योरेंस वाला, मुझे तो लगता है कर देगा गवर्नमेंट, जस्ट इन केस नहीं भी करता है, इन्वेस्टिंग के अंदर हमें जो है असम्पशन्स भी लेने पड़ते हैं थोड़े बहुत। तो जस्ट इन केस अगर सीडीएसएल पे जो है आपका इंश्योरेंस का गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस का डीमैटेरियलाइज्ड वाला बिज़नेस है, उस पे गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं लेकर आता है, तो आगे जाकर भी धीरे-धीरे इंश्योरेंस का बिज़नेस ग्रो करेगा, लेकिन इतने ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो नहीं करेगा जो कि एक्सपेक्टेड है। अब सीडीएसएल के अंदर अगर आप एक और चीज़ देखोगे, तो इनके मेन कॉस्ट क्या बनकर आते हैं? एक है आपका एम्प्लॉयी कॉस्ट, दूसरा है आईटी कॉस्ट, थर्ड वाला जो कॉस्ट है वो सेबी को जो पे करते हैं वो, फिर इसके बाद इनका एडमिन कॉस्ट बनकर आता है और फिर टैक्स बनकर आता है। तो सीडीएसएल के अंदर आपका जो टेक कॉस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईटी कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं। आप प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो सीडीएसएल के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। बाकी तो सीडीएसएल नॉर्मली है, ग्रोथ अच्छी आ रही है कंपनी के अंदर, जब साइकिल अच्छा करती है तब सीडीएसएल को अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता रहता है, पी मल्टीपल भी जो है एट पीक ऑफ साइकिल सीडीएसएल को जो है 76, 77 का मिल चुका है ऑलरेडी। अभी भी सीडीएसएल को जो है पीक मल्टीपल मिल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इन कंपनीज़ के अंदर। तो जब आप इन कंपनीज़ को देख रहे हो ना, तो आपको ये देखना है कि इन कंपनीज़ के अंदर जब आप इन्हें बाय कर रहे हो ना, तब इनकी वैल्यूएशन जो है थोड़ी रीज़नेबल रहे। नहीं तो फिर अनरीज़नेबल वैल्यूएशन पे आप इन कंपनीज़ को जो है कंसिडर नहीं कर सकते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन कंपनीज़ को कंसिडर कर रहे हो। ऐसे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर स्टॉक मल्टीबैगर होना है, 10x होना है, तो आप 10%, 30%, 50% मिस कर देते हो तो भी इतना नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब हमें मार्केट फॉल देखने मिल रहा है, कैपिटल मार्केट की जो साइकिल है वो खराब होते हुए दिख रही है, तब आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, क्योंकि तब मल्टीपल जो है रीज़नेबल हो जाते हैं और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये बिज़नेस जो है आगे जाकर एग्ज़िस्ट करना ही है। ये मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ जिन्हें सिर्फ़ अपने 30 ईयर पोर्टफोलियो के होराइज़न के हिसाब से देखना है, उन्हें नॉर्मल अपना जो पोर्टफोलियो है उस हिसाब से नहीं देखना है। ऐसे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको कैपिटल एलोकेशन करना चाहिए। और ढंग से जो है आपका कैपिटल एलोकेट करना चाहिए मार्केट साइकिल को कंसिडर कर कर। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई हमें 30 ईयर के लिए स्टॉक्स चाहिए, 30 ईयर्स के लिए स्टॉक्स चाहिए। तो उन केस में जो है आप ऐसे इंसान हो कि आप 30 साल के लिए आपका पोर्टफोलियो खोलोगे ही नहीं, तो ये स्टॉक्स जो है आपके लिए अच्छे स्टॉक्स बनकर आ सकते हैं। और अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये बिज़नेसेस अच्छे, इसलिए मैं जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब सीडीएसएल के बाद सीडीएसएल ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसको आप लोग जाकर स्टडी कर सकते हो। सीडीएसएल आप ऐसे ही समझ सकते हो कि भाई ये जो है डिपॉज़िटरी है। आप एक एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, तो बैंक वाला एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने इस वीडियो के अंदर। लास्ट वाला जो सीडीएसएल वाला था वहाँ पे। तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो है गोल्ड पड़ा हुआ है और आपको जो है बैंक के अंदर जाकर लॉकर सर्विस चाहिए और आप उस बैंक के लॉकर के अंदर आपका गोल्ड रखवाते हो सेफ्टी के लिए। तो उसी तरीके से रियल लाइफ के अंदर अगर मैं सीडीएसएल का एनालॉजी यहाँ पे फिट करूँ, तो गोल्ड जो है आपके शेयर्स बन के आते हैं। आप जो है कस्टमर हो और बैंक जो है वो सीडीएसएल है जो कि आपके शेयर्स को सेफ रखता है, स्टोर करके रखता है। आपके शेयर्स पूरे कंट्री के अंदर आप कहीं भी स्टॉक बाय करो, या तो सीडीएसएल में जाएगा या तो एनएसडीएल में जाएगा। लेकिन सीडीएसएल की ग्रोथ रेट्स अच्छी है, इसलिए मुझे सीडीएसएल जो है बेटर लगता है। आगे जाकर एनएसडीएल का आईपीओ आएगा तो हो सकता है सीडीएसएल को ये वाले मल्टीपल जो है मिल रहे वो ना मिले, लेकिन सीडीएसएल जो है 100% शेयर होल्डर को पैसा बनाकर देगा, क्योंकि सीडीएसएल के अंदर ग्रोथ रेट जो है अच्छी आनी है। और अगर हम हमारे कंट्री के डीमैट अकाउंट्स देखें तो सिर्फ 20% लोग जो है इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। 20% भी नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 20% ऑफ द सेविंग्स इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होती है। डीमैट्स अगर आप देखोगे तो वो तो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं, 8% के आसपास कंट्री के अंदर डीमैट है। आप इमेजिन करो कि फाइनेंशियलाइजेशन का ट्रेंड धीरे-धीरे आ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कैम्स, आपकी केफिन, सीडीएसएल, ये सारी कंपनीज़ जो है एक्सपेक्टेड है कि आगे जाकर अच्छा ही परफ़ॉर्म करेगी, क्योंकि ट्रेंड, मेगा ट्रेंड जो है हमें देखने मिल रहा है। अगेन वर्कशॉप के अंदर जो है मैंने ओवर आपसे 20 प्लस मेगा ट्रेंड जो है डिस्कस किए हुए आपके साथ, तो वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देख सकते हो। बहुत ज़्यादा जो चार्ज आप पे करोगे और जो वैल्यू आपको मिलेगा ना, वो वैल्यू विल बी 100 टाइम्स मोर। तो वर्कशॉप को जो है मिस नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो, अगर आपको इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वर्कशॉप के लिए आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हो। अब इसके बाद एक और स्टॉक बनकर आता है, वो है एमसीएक्स वाला। अब एमसीएक्स जो है एक एक्सचेंज है हमारे कंट्री के अंदर, मेन कमोडिटी एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो वो जो है हमारा एमसीएक्स का ही है। तो एमसीएक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप की कमोडिटी होती है, मेटल्स होते हैं, गोल्ड को आप हेज करते हो, इसके साथ साथ सिल्वर को हेज करते हो। हम भी करते हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन
या फिर बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस हो गए, कल्याण जैसी कंपनीज़ हो गई, जैसे कि कल्याण गोल्ड बाय कर रही है, टाइटन गोल्ड बाय कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली गोल्ड को हेज भी करते हैं ना। और इसके साथ-साथ ग्रेविटा जैसी रीसाइक्लिंग सेगमेंट के अंदर कंपनी है, तो वो भी गोल्ड को हेज करते हैं। आई मीन गोल्ड को नहीं, वो उनके मटेरियल को हेज करते हैं, लेड वगैरह को हेज करते हैं वो लोग। तो ये सीन बनता है, तो यहाँ पे जो है आप कमोडिटीज़ की हेजिंग कर सकते हो। इसके साथ-साथ आप जो है कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आप ऐसा समझ सकते हो एमसीएक्स को, ये भी जो है एक वन शॉट प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा बीएससी होता है, एनएससी होता है। आप एक्सचेंज पे जैसे शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, उसी तरीके से आप एमसीएक्स पे जो है कमोडिटीज़ बाय करते हो और सेल करते हो। तो एमसीएक्स भी जो है एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, वन इन दी वन बिज़नेस है। और एमसीएक्स के अंदर जो ग्रोथ रेट आ रही है, ग्रोथ रेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इस बिज़नेस के अंदर। पहले एमसीएक्स वाला बिज़नेस जो है इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता था, इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। एक टाइम पे एमसीएक्स के अंदर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो एमसीएक्स पूरी जो है आपकी एक टर्न अराउंड स्टोरी है। जहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इनका पूरा प्लेटफ़ॉर्म और टेक्नोलॉजी वगैरह ठीक करने के लिए। तो उस टाइम पे जो है इन्हें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करने पड़े, इसलिए एमसीएक्स जो है लॉस के अंदर चले गया था। लेकिन जैसे इनका प्लेटफ़ॉर्म बेटर हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गई, चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो गई। इसलिए अगर आप एमसीएक्स के देखोगे तो मार्जिन वाइज़ भी एमसीएक्स जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। मार्जिन्स इंक्रीज़ हो चुके हैं कंपनी के। और कंपनी जो है पहले लॉस के अंदर थी, ऑपरेटिंग डीलेवरेज मिल रहा था, वहाँ से कंपनी जो है प्रॉफिट के अंदर आई है और कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एमसीएक्स को जो है हर एक क्वार्टर के अंदर इस वाला Q4 को छोड़कर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कॉन्स्टेंटली मिलते जा रहा था। तो ये एमसीएक्स का सीन चल रहा है। पिछले साल तो हालाँकि कंपनी लॉस के अंदर ही थी। इस आई मीन प्रॉफिट्स रिड्यूस हो गए थे। इस साल जो है सिनेरियो एमसीएक्स के लिए बेटर होने लगा है और ग्रोथ जो है एमसीएक्स के अंदर बहुत फास्ट आ रही है। इसके साथ-साथ एमसीएक्स का ये भी चल रहा था कि ये लोग आपकी इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ-साथ बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स भी जो है मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करने वाला था। तो वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि कोल के डेरिवेटिव्स हो गए या फिर बाकी डेरिवेटिव्स हो गए। तो जैसे-जैसे डिफरेंट कमोडिटी के डेरिवेटिव्स जो है एमसीएक्स इंट्रोड्यूस करता जाता है, उतने ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। जितनी भी आपकी कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज़ है, टाटा स्टील हो गया, एसजी मार्ट हो गया, तो ये सारी कंपनीज़ जो है स्टील हेज कैसे करती है, तो ये सारी कंपनीज़ जो है एमसीएक्स के प्लेटफ़ॉर्म पे हेजिंग करती है। जो फिफ्थ और लास्ट स्टॉक जो कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है वो है हमारा बीएससी। अब बीएससी का बिज़नेस मॉडल जो है आप लोगों को पता ही होगा, बीएससी जो है एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब पिछले कुछ टाइम से बीएससी का जो स्टॉक प्राइस है वो स्टेरॉइड्स पे चल रहा है। अब देखोगे कैपिटल मार्केट की साइकिल खराब हो चुकी है। सारी कैपिटल मार्केट की कंपनीज की ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस हो चुकी है जब मार्केट की साइकिल खराब हुई। और आप बीएससी को देख लो बॉस, नंबर्स आपके सामने। या अगर आप बीएससी की ग्रोथ रेट देखोगे तो हमें इसके अंदर फॉल नहीं देखने मिला है। इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन होने के बाद भी हमें बीएससी की ग्रोथ रेट्स के अंदर जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है, जहाँ Q4 FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रो की 70% से और प्रॉफिट ग्रो किया 365% से। तो ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत भयंकर मिल रहा है बीएससी को। रीजन बहुत सारे बीएससी के, जिसकी वजह से बीएससी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि मैं आपको जेन्युइन आउटलुक बोलूं बीएससी का, तो ये वैल्यूएशन जो है मेरे समझ में नहीं आती है जो बीएससी की वैल्यूएशन एज ऑफ नाउ चल रही है। अब पूरे कंट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक आपका बीएससी बनकर आता है, दूसरा एनएससी बनकर आता है। अब एनएससी का जो है आईपीओ आने वाला है, तो बीएससी को जो प्रीमियम मिल रहा है ना, हो सकता है कि वो प्रीमियम जो है रिड्यूस हो जाए। लेकिन अब एनएससी और बीएससी के बीच में जो है एक बहुत बड़ा फाइट चल रहा है, वो है ऑप्शंस वाला। अब सेबी क्या कर रहा है, यूजुअली अगर आप देखोगे, हालाँकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, तो मेरे को इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। लेकिन सेबी ये कर रहा है, आप मुझे बताना अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो। आप मुझे बताना, आप सेबी ये कर रहा है कि जो आपके एनएससी के अंदर जो है आपके ऑप्शंस वगैरह ट्रेड होते हैं, तो जो कंसंट्रेशन है ना एनएससी के ऊपर वो बहुत इंक्रीज होते जा रहा है। तो सेबी एनएससी से कंसंट्रेशन जो है आपका बीएससी की तरफ जा रहा है, ताकि आपके जो एल्गो ट्रेड्स हो, बाकी ट्रेडिंग्स हो, आपकी ऑप्शन एक्सपायरी हो। बीएससी पे भी एक डिफरेंट ऑप्शन एक्सपायरी डे है अभी। और इसके साथ साथ जो एनएससी का कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस होते जा रहा है। बहुत सारे ब्रोकर जो है जो कि पहले सिर्फ एनएससी पे ट्रेड करते थे, अभी सेबी उन्हें जो है बीएससी पे लेके आ रहा है और बोल रहा है कि आप सिर्फ एनएससी पे ट्रेड मत करो, आप बीएससी पे भी ट्रेड करो। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो तो बीएससी के अंदर जो है वॉल्यूम्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। इसलिए बिजनेस जो है स्टेरॉइड्स पे चल रहा है और यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आ रही है बीएससी के अंदर। अब बीएससी जो है आपके ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर है, क्लियरिंग वाले बिजनेस के अंदर भी है, कि जस्ट इन केस कोई डिफॉल्ट कर देता है डेरिवेटिव्स पे या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे, तो बीएससी जो है आपका क्लियरिंग करवा के देता है। इसके साथ-साथ ये लोग इक्विटी के अंदर है, डेट के अंदर है, डेरिवेटिव्स के अंदर है। मैक्सिमम इनके रेवेन्यूज़ जो है वो डेरिवेटिव्स के अंदर ही आते हैं। इसके साथ-साथ बीएससी पे जो भी कंपनीज़ लिस्टेड होती है ना, वो लिस्टेड कंपनीज़ जो है बीएससी को एक फीस देती है, जिसे हम इक्विटी लिस्टिंग फीस बोलते हैं। तो वो बीएससी के पास आता है, ये इनका वन ऑफ द रेवेन्यूज़।
स्पेस है। फिर इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो एक और रेवेन्यू सोर्स क्या बनकर आता है, एक और रेवेन्यू स्पेस क्या बनकर आता है, वो है म्यूचुअल फंड लिस्टिंग। जो म्यूचुअल फंड जो है बीएसई पे लिस्ट होते हैं, उसका भी जो फीस है वो लोग बीएसई को देते हैं। फिर इसके साथ-साथ आपके कमर्शियल पेपर की लिस्टिंग होती है। अगेन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस के अंदर देखोगे तो बीएसई का एक खुद का म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन बिज़नेस भी है, जिसे वो स्टार बिज़नेस हाउस बोलता है। आई मीन स्टार म्यूचुअल फंड, मेरे को नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो बीएसई के इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में जाके। तो इनका म्यूचुअल फंड वाला भी बिज़नेस है, जहाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है, जहाँ ये लोग जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। अगेन अगर आप बीएसई के केस में देखोगे तो ये सारी जो है बीएसई की सब्सिडरीज़ है, जहाँ आप बीएसई का स्टेक कौन से बिज़नेस के अंदर है वो भी देख सकते हो। सीडीएसएल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बीएसई का जो है स्टेक है। अगर आप यहाँ पे सीडीएसएल जाकर सर्च करोगे और अगर आप इनके प्रमोटर्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ आपको दिखेगा कि बीएसई का जो है 15% के आसपास का स्टेक बनकर आता है आपके सीडीएसएल के अंदर भी। तो बीएसई वाला बिज़नेस भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है और आगे जाकर जो है ये बिज़नेस अच्छा ही करेगा। एनएससी आ जाए तो भी बीएसई का सबसे फ़ायदा ये है कि चीज़ें जो है सेबी धीरे-धीरे बीएसई के ऊपर लेकर आ रहा है। सिर्फ़ एनएससी के ऊपर ही जो है चीज़ें नहीं चलेगी, तो ये बीएसई के लिए जो है ऑटोमैटिकली चीज़ें बेटर होते जाएगी और ऑटोमैटिकली हमारे कंट्री के अंदर जितने ज़्यादा डेरिवेटिव्स ट्रेड होंगे, उतना ज़्यादा आपके एक्सचेंजेस जो है अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है मैक्सिमम पैसा कहाँ से बनाते हैं? आपके एफ-एंड-ओ से बनाते हैं, डेरिवेटिव्स वगैरह से बनाते हैं, ये प्रीमियम जो चार्ज करते हैं उससे जो है ये लोग पैसा बनाते हैं। तो बीएसई के केस में अगर आप देखोगे तो इक्विटी स्पेस के अंदर इनका नॉर्मल रेट जो है, यहाँ पे आप स्प्लिट देखो नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट के बीच में, तो वो लगभग इक्वल होने के आसपास है, लगभग इक्वल। अब इसके बाद अगर हम बीएसई के बारे में और बात करें, तो एज़ ऑफ नाउ बीएसई का जो स्टॉक है ना, वो इतने ज़्यादा स्टेरॉइड्स पे क्यों चल रहा है? क्योंकि बीएसई के लिए जो है हमारे सेबी ने कॉमन कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है इश्यू किया हुआ है, जिसकी वजह से बीएसई के ऊपर जो ऑर्डर राउटिंग है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके साथ-साथ आपका एक्सपायरी डे जो है वो भी चेंज हो चुका है। सेबी जो है डीकॉन्सेंट्रेशन के ऊपर फोकस कर रहा है एंड अगेन अगर आप देखोगे तो बीएसई के मार्जिन जो है इंक्रीज़ होते जाएँगे, जितने ज़्यादा इनके ऊपर जो है वॉल्यूम्स बेटर होते जाते हैं तो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। इसके साथ-साथ इनका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वाला बिज़नेस जो है वो किस तरीके से प्ले आउट होता है, वो भी हमें देखना है। तो ये सारा सीन चल रहा है बीएसई के अंदर। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सारे बिज़नेसेस के अंदर। एज़ ऑफ नाउ कुछ बिज़नेसेस कैपिटल मार्केट साइकिल से अफेक्टेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो है अच्छा ही करना है अगले कुछ टाइम ऑफ स्पैन के लिए, मतलब कुछ टाइम ऑफ स्पैन के लिए मतलब साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं। और ओवर लॉन्ग पीरियड अगर आप देखोगे ओवर 30 ईयर्स, तो ये सारे बिज़नेसेस बहुत अच्छा करेंगे। तो जाओ इंडिविजुअली इन बिज़नेसेस को जो है स्टडी करो, बहुत इंटरेस्टिंग बिज़नेस मॉडल है इनके। तो इन्हें प्रॉपर्ली स्टडी करना। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। कंटेंट पसंद आ रहा है और इसके साथ-साथ एक और चीज़ है, अगर आप वर्कशॉप के अंदर एनरोल्ड हो, तो वर्कशॉप आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और इसके साथ-साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना और वर्कशॉप के अंदर एनरोल हुए हो, मुझे पता है आप लोगों को कितनी वैल्यू मिली है। लोग एक्चुअली जो है मैंने देखा है कि इक्विटी रिसर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं, कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर चुके हैं, उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया है उनका। इसके साथ-साथ लोगों को किसी-किसी को इंटर्नशिप मिल रही है, लोगों का मार्केट को देखने का नज़रिया पूरा बदल चुका है। लोग अलग-अलग सेक्टर की कंपनीज़ को और वैल्यूएशन जो है एकदम आसानी से कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वर्कशॉप को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, ताकि वो लोग भी जो है वर्कशॉप का बेनिफिट ले सकें। तो इतना ही रखूँगा ये वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।